मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका पर चर्चा करेंगे। अमेरिका में एक न्यायपालिका की स्थापना की गई है और इसके शीर्ष में है सर्वोच्च न्यायालय। एक बात उल्लेखनीय है कि अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था दोहरी न्यायपालिका का मतलब है कि संघ सरकार के न्यायालय अलग हैं, राज्य सरकार के न्यायालय अलग हैं। राज्य सरकारें अपने राज्य के अंतर्गत के अंदर अपने न्यायपालिकाओं की स्थापना करती हैं और केंद्र सरकार और संघ सरकार भी अपने न्यायपालिकाओं की स्थापना करती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों में जो सबसे उच्च स्तर पर न्यायालय है, वहां से अंतिम अपील संघ सरकार के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। मतलब सभी न्यायालयों के शीर्ष में सर्वोच्च न्यायालय विद्यमान है। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो प्राय सभी सदस्य इस मत के थे कि एक न्यायपालिका का होना आवश्यक है, क्योंकि अमेरिका में संविधान विकसित हो रहा था, संघात्मक व्यवस्था की स्थापना हो रही थी, जहां केंद्र और राज्य सरकार, संघ और राज्य सरकारों की शक्ति का विभाजन होना था। तो यह तय किया गया कि यदि मान लीजिए संघ सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न हो, या दो राज्यों के मध्य या दो से अधिक अनेक राज्यों के बीच किसी चीज को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हो, उसका निपटारा कौन करेगा? संविधान की व्याख्या की आवश्यकता पड़ेगी, कानूनों की व्याख्या की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसका निपटारा कौन करेगा, व्याख्या कौन करेगा? तो इन सभी चीजों के मद्देनजर संविधान निर्माताओं ने एक न्यायपालिका की स्थापना की। पहले देख लेते हैं कि अमेरिकन संघीय सरकार के अंतर्गत किस प्रकार से न्यायपालिकाओं का गठन किया गया है। इसमें सबसे निम्न स्तर पर है जिला न्यायालय। पूरे अमेरिका को, पूरे संयुक्त राज्य को 87 जिलों में बांट दिया गया। न्यायिक दृष्टि से न्यायिक जिलों में 87 न्यायिक जिलों में बांट दिया गया। प्रत्येक जिले में एक एक जिला न्यायालय की स्थापना की जाती है और प्रत्येक न्यायालय में 1 से 24 तक न्यायाधीशों की संख्या होती है। ये न्यायालय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से जुड़े हैं, मतलब यहाँ पर सीधे वाद दायर किया जा सकता है। इसको केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। संघीय सरकार के कानूनों के उल्लंघन के संदर्भ में यहाँ पर वाद दायर किया जा सकता है। ये हुआ जिला न्यायालय। इसके ऊपर में कोर्ट ऑफ अपील है, अपीलीय न्यायालय। अपीलीय न्यायालय में पूरे अमेरिका को, जहां 87 न्यायिक जिलों में बांटा गया है, इसी प्रकार से इन 87 को फिर इनके ऊपर में 11 अपीलीय न्यायालय स्थापित किए गए। तो इन 87 जिला न्यायालयों के ऊपर 11 अपीलीय न्यायालय हैं। मतलब आप औसतन आप मानिए कि प्रत्येक 8 जिला न्यायालय के ऊपर एक अपीलीय न्यायालय है। और यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या 309 है। इसे केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। कहाँ से अपील होगा? और ये जो जिला न्यायालय है, उस जिला न्यायालय से यहाँ पर केवल अपील होगी। तो जिला न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मिला है और अपीलीय न्यायालय को केवल अपील का अधिकार दिया गया है। और इसके ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है। राज्यों में जो सबसे ऊपर में न्यायालय है, उस न्यायालय के विरुद्ध भी यहाँ पर अपील की जा सकती है। और यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके निर्णय के विरुद्ध और आप कहीं नहीं जा सकते। इस सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में संविधान मौन है, लेकिन सामान्यतया जो बहुत बड़े कानूनविद होते हैं, कानून के प्रोफेसर होते हैं, बहुत बड़े बड़े नामी वकील होते हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति प्रायः न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करता है। दूसरा है नियुक्ति। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन न्यायाधीश तब शपथ लेता है, पद ग्रहण करता है, जब इस नियुक्ति को सीनेट से 2/3 बहुमत की स्वीकृति मिले। नियुक्ति का पुष्टिकरण सीनेट का अधिकार है,
तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों को जो नियुक्त करता है, ये नियुक्तियां तब लागू होती हैं जब सीनेट से इसकी पुष्टि हो जाए 2/3 बहुमत से। यदि किसी नियुक्ति को सीनेट अस्वीकार कर देता है तो वह व्यक्ति न्यायाधीश के पद को ग्रहण नहीं कर सकता। और यहाँ पर सीनेट में जैसे ही कोई नियुक्तियों को पुष्टिकरण की बात आती है तो केवल हल्ला हो गया हो, दे दिया स्वीकृति दी गई, ऐसा नहीं होता। सीनेट एक एक व्यक्ति के पूरे बायोडेटा को चेक करती है, जांचती है, अलग से समिति बनाई जाती है और वह समिति प्रत्येक नियुक्तियों की इंक्वायरी करती है, जांच करती है। उसके बाद वह समिति जब रिपोर्ट देती है कि हाँ इस व्यक्ति में ये कमी है, इसको न किया जाए, इस व्यक्ति में योग्यता है, इसको नियुक्त किया जाए, ये इस प्रकार से होता है। यहाँ पर कोई भेदभाव या कोई पक्षपात नहीं होता, जो होना चाहिए वही होता है। तीसरी चीज है संख्या। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 9 है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी न्यायाधीशों की संख्या 9 है। भारत में 31 हो गई है सदस्य संख्या, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दुनिया के किसी भी देश के न्यायालय की तुलना में सबसे ज्यादा है। प्रोसीजर भले ही जटिल है, बात दूसरी है वो, लेकिन जितना क्षेत्राधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का है उतना क्षेत्राधिकार अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय केवल कानूनी मामलों के, संवैधानिक मामलों की सुनवाई करता है। यदि किसी मामले में कानून या संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न अंतर्निहित हो तब अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई करता है। जबकि भारत में न केवल मौलिक अधिकार अपितु प्रत्येक अपराधी से मृत्युदंड की घोषणा हुई है, कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। इन है कार्यकाल। सामान्यतः अमेरिका में न्यायाधीश का कार्यकाल 70 वर्ष है। 70 वर्ष में प्राय लोग स्वेच्छा से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन संविधान रिटायरमेंट की आयु निर्धारित निश्चित नहीं करता। तो कई बार ऐसा होता है कि 80-90 साल तक भी लोग न्यायाधीश के पद पर कार्य करते रहते हैं। और सबसे ज्यादा समय तक एक व्यक्ति अमेरिका में न्यायाधीश रहा वह था जॉन मार्शल, जो 1801 से 1835 तक, मतलब 35 साल तक वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा। ऐसे भी लोग रहे हैं। जॉन मार्शल की चर्चा आगे होगी इसी चैप्टर में। इनकी पदच्युति महाभियोग के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। इतने लंबे समय में अभी तक केवल 4 न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सका है। 233 वर्ष में 4 न्यायाधीश हटाए गए। संविधान को उल्लंघन, पक्षपात, भ्रष्टाचार, कदाचार, इन आरोपों के आधार पर उनको महाभियोग से पदच्युत किया गया है। पदच्युति का तरीका वैसा ही है जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए, मतलब प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा से शुरू होगा, प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित होने के बाद सीनेट में जाएगा, सीनेट अपनी जांच समिति बनाएगी, जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर फिर सीनेट महाभियोग न्यायालय के रूप में बैठेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करेगा। यदि स्वयं मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध ऐसा आरोप हो तो कोई दूसरा न्यायाधीश उसकी अध्यक्षता करेगा और फिर तमाम छानबीन के बाद जब मतदान होगा, मतदान में 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो गया तब न्यायाधीश को पद से हटना पड़ेगा। यही पद्धति जिला न्यायाधीशों के पद से हटाने के लिए भी है, अपीली न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाने की प्रक्रिया। उसके बाद वेतन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई न्यायाधीश पद ग्रहण करता है, पद ग्रहण करते ही उसका वेतन निर्धारित कर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा, और उसके वेतन को उसकी अवधि में, उसके कार्यकाल में न तो घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। घटाया नहीं जा सकता मतलब मान लीजिए घटा और बढ़ा देते हैं, मतलब ये हुआ कि आप न्यायाधीश के कार्य से संतुष्ट हैं तो उसका तनख्वाह बढ़ा दीजिए, यदि संतुष्ट नहीं है तो उसका तनख्वाह कम कर दीजिए। ऐसा नहीं, एक बार फिक्स कर दिया तो उसको जीवन भर उतना मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात और कि यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनकर के 10 साल काम करता है, यदि उसने 10 साल तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनकर काम किया तो उसे जीवन भर मृत्यु पर्यंत पूरा वेतन दिया जाता है, रिटायरमेंट के बाद भी।
और है कार्यक्रम। क्योंकि संवैधानिक मामलों को सुनवाई करता है सर्वोच्च न्यायालय, इसलिए संवैधानिक मामलों को सुनवाई के समय कम से कम 6 न्यायाधीशों की बेंच मामले की सुनवाई करती है और यहाँ पर बहुमत से निर्णय होता है। बहुमत का निर्णय मान्य होता है। जो न्यायाधीश इस निर्णय से सहमत नहीं है वह भी अपने निर्णय को सुना सकता है, लेकिन उसको मान्य नहीं करेगा, निर्णय सुना सकता है। यह है इसका कार्य। अब जरा देखें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान और कानून की व्याख्या से संबंधित प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 2 या अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद या संघ सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद, संघ सरकार के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि आदि, ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पेश किए जा सकते हैं। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये अपीलीय न्यायालय है। अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यहाँ पर अपील की जा सकती है। अपील का मतलब होता है पुनर्विचार। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपीलीय न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, या वह सोचता है कि अपीलीय न्यायालय ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, तो उस निर्णय के विरुद्ध वह उच्च स्तर के न्यायालय पर पुनर्विचार हेतु आवेदन करता है। इसको अपील करते हैं। अपील का मतलब पुनर्विचार। तो सर्वोच्च न्यायालय अपील सुनता है कोर्ट ऑफ अपील से, और राज्यों में सबसे उच्च स्तर पर जो न्यायालय है उसके निर्णय के विरुद्ध भी इसे अपील सुनने का अधिकार है। लेकिन सामान्य रूप से किसी की हत्या होगी, किसी का और कुछ हो गया, ऐसे मामलों में यहाँ पे अपील नहीं होती। वो तो उच्च स्तर का जो न्यायालय है वही खत्म कर देता है उसको। फिर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है, और इस हेतु वह अनेक प्रकार के लेख जारी करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा, ये विभिन्न प्रकार के लेख हैं। और इस प्रकार के लेखों को उत्प्रेषण लेख, 5 प्रकार के लेख इसको जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के लेख इसको जारी करने का अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का भी इसको पूरा अधिकार है। और अंतिम आता है न्यायिक पुनरावलोकन। लॉर्ड ब्राइस कहता है कि अमेरिकन संविधान की किसी अन्य विशेषता नहीं, यूरोपियन जगत में इतनी अधिक चर्चा, प्रशंसा, गलतफहमी, प्रशंसा उत्पन्न नहीं की है जितनी सर्वोच्च न्यायालय के उन कार्यों ने उत्पन्न की है जिन्हें वह संविधान की रक्षा करते हुए प्रयुक्त करता है। मतलब आज पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा चर्चा का कोई केंद्र होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। और यूरोपियन जगत में यह न केवल चर्चा का पात्र होता है, बनता है, अपितु यह गलतफहमी का भी और प्रशंसा का भी पात्र बनता है। क्या है न्यायिक पुनरावलोकन? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका की जान है। क्या है आप? अमेरिका का संविधान कहता है, अमेरिकन संविधान का अनुच्छेद 3 यह कहता है कि अमेरिका की न्यायिक शक्तियां एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में स्थित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर स्थापित करेगी। मतलब संविधान स्पष्ट कर देता है कि एक सर्वोच्च न्यायालय और कांग्रेस द्वारा स्थापित अन्य न्यायालयों में देश की न्यायिक शक्तियां नहीं होंगी। तो कांग्रेस ने कानून बना करके ये जिला न्यायालय और अपील न्यायालय बना, सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान को लिखित है। अच्छा, तो न्यायिक पुनरावलोकन है क्या चीज? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है यदि
कांग्रेस के द्वारा बनाया गया कोई कानून या राज्य विधानसभाओं के द्वारा पारित किया गया कोई कानून या राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कोई कार्य अथवा राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया कोई आदेश यदि संविधान के विरुद्ध है, संक्षिप्त में यदि कांग्रेस के द्वारा या कोई भी विधानसभा के द्वारा बनाया गया कोई कानून अथवा राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कोई कार्य जारी किया गया कोई आदेश संविधान के विपरीत है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है और इस प्रकार से वह संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का काम करता है। तो संविधान को बनाए रखने का, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का यह एक साधन है, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। और इस अधिकार के कारण सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया है क्योंकि वह कानून और संविधान की व्याख्या करने की जिम्मेदारी से युक्त है। क्या संविधान स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है? नहीं देता। तो फिर आलोचक कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह अधिकार जबरदस्ती हथियार लिया है। क्या हो गया था? एक बढ़िया सी इसकी कहानी है, आप भी सुनिए। हुआ ये कि एक राष्ट्रपति थे जॉन एडम्स। पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, उन्होंने 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति थे जॉन एडम्स। उस समय राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 मार्च से शुरू होता था। 4 मार्च, अभी कौन सी तारीख है? 20 जनवरी को शपथ लेता है। उस समय में जॉर्ज वाशिंगटन ने पहली बार 30 अप्रैल को शपथ लिया था। उसके बाद तिथि परिवर्तित हुआ और जॉन एडम्स ने 4 मार्च को शपथ लिया था। तो 3 मार्च 1801 उनके कार्यकाल का अंतिम दिन था। जॉन एडम्स का कार्यकाल का अंतिम दिन था 3 मार्च 1801। तो जॉन एडम्स ने क्या किया? मार्बरी नाम के एक व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, जिला न्यायाधीश, और लेटर डिस्पैच नहीं हो पाया पर 4 तारीख को उसका कार्यकाल खत्म हो गया। सीनेट की स्वीकृति मिल चुकी थी और 4 मार्च को उसका कार्यकाल खत्म हो गया। चिट्ठी डिस्पैच नहीं हो पाया और 4 मार्च को नए राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने पद ग्रहण कर लिया। राष्ट्रपति बन गए जेफरसन। जेफरसन ने अपना राज्य सचिव नियुक्त किया मेडिसन को। मेडिसन को उसने अपना सचिव नियुक्त किया। इसने सेक्रेटरी फॉर स्टेट, राज्य सचिव नियुक्त किया। मेडिसन ने देखा कि मार्बरी का अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा हुआ है, उसने फाड़ के फेंक दिया। थोड़े दिनों के बाद मार्बरी को पता चला कि जॉन एडम्स ने उसे न्यायाधीश नियुक्त किया था और लेटर अभी तक उसको मिला नहीं। तो उसने इसका पता लगाया। मेडिसन ने गोलमोल जवाब दिया, भगा दिया। मार्बरी ने इस केस को सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन के रूप में दायर किया और इसी 1801 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंच गया था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इस मामले की सुनवाई की और विस्तृत सुनवाई करने के बाद उसने मार्बरी के पक्ष में फैसला दिया और ये कहा कि मार्बरी को नियुक्ति आदेश प्राप्त करने का अधिकार है। और इसी के साथ जॉन मार्शल ने न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का प्रतिपादन किया, न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कैसे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल का कहना था कि संविधान स्पष्ट कहता है कि न्यायिक शक्तियां एक न्यायालय में और अन्य न्यायालयों में नहीं।
दूसरी चीज, संविधान कहता है कि यह संविधान तथा अमेरिका के सब कानून और इसके अनुसार की गई सभी संधियां देश के सर्वोच्च कानून होंगे। तो सबसे ऊपर में संविधान है। इस संविधान के अंदर जो कानून बनेंगे, जो संधियां समझौते विदेशों से किए जाएंगे, जो भी काम होंगे, ये सब देश के सर्वोच्च कानून होंगे। मतलब सबसे ऊपर संविधान है। और न्यायाधीश इससे बंधे हुए होंगे। मतलब न्यायाधीश यह देखेंगे कि कोई कानून संविधान के विरुद्ध तो नहीं हो रहा है, और यदि हो रहा है तो न्यायाधीश शपथ लेते हुए यह कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। तो जब न्यायाधीश संविधान की रक्षा करने की शपथ ले रहे हैं तो अपने शपथ से बंधे होने के कारण उनका यह दायित्व होता है कि वे ऐसे हर कार्य को, हर कानून को अवैध घोषित कर दें जो देश के संविधान के विपरीत है, विरुद्ध है। तो न्यायाधीश इससे बंधे होंगे तथा यदि कोई बात संविधान के विरुद्ध है तो वह अवैध माना जाएगा। ये संविधान लिखता है। जब अवैध माना जाएगा तो अवैध कौन करेगा? कांग्रेस करेगा, लोग। राष्ट्रपति करेगा, लोग, क्योंकि वो दोनों तो एक एक पक्ष है, एक एक पार्टी है। तो वो कैसे करके उस किसी कानून को, किसी व्यवस्था को अवैध घोषित करेंगे? तो ये कौन करेगा? न्यायालय करेगा। न्यायालय में भी सर्वोच्च न्यायालय। और इस प्रकार से जॉन मार्शल ने न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का, न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए मार्बरी के पक्ष में फैसला दिया और फैसला देते हुए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जॉन मार्शल ने कहा, सबसे पहले नंबर 1, अमेरिका का संविधान लिखित है, एक निश्चित प्रलेख है और सरकार की शक्तियां सीमित करता है। वो भी संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। कैसे? संविधान मतलब कानूनों का संग्रह। कानून बना करके आप एक व्यवस्था करते हैं, मतलब आप कानून के बाहर नहीं जा सकते, मतलब कि आपकी शक्तियां सीमित हो जाती हैं। तो अमेरिका का संविधान निश्चित प्रलेख है और सर्वोच्च है, और आप कानून के बाहर नहीं जा सकते। मतलब सरकार को, मतलब संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करना। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि संविधान देश का मौलिक कानून है। संविधान देश का मौलिक कानून, असली कानून है, और कांग्रेस इस संविधान के अधीन होकर काम कर सकती है, संविधान के ऊपर जाकर काम नहीं कर सकती। मतलब कांग्रेस के द्वारा बनाया गया हर कानून संविधान के अधीन होना चाहिए, संविधान के विपरीत नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने कहा, संविधान के विरुद्ध यदि कोई भी कानून बनता है तो वह अवैध है। लेकिन अवैध कौन घोषित करेगा? न्यायालय घोषित करेगा, क्योंकि न्यायाधीश संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, और जब न्यायाधीश रक्षा की शपथ लेता है तो उसका दायित्व बनता है कि वह ऐसे हर कानून को अवैध घोषित करते हुए जो संविधान के विपरीत पाया जाता है। और इस प्रकार से न्यायपालिका को प्रदत्त न्यायिक शक्तियां न्यायाधीशों के द्वारा लिया गया शपथ न्यायाधीशों को बाध्य करता है कि ऐसे कानूनों को वे अवैध घोषित करते हैं। इस प्रकार से जॉन मार्शल ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रतिपादन। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, क्या? अमेरिका के संविधान में एक शब्दांश का, एक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वह शब्दावली क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका हिंदी शब्द है वैधिक प्रक्रिया। एक दूसरे शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में किया गया है, और हमने इस शब्दावली को जापान के संविधान से लिया। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के क्षेत्र में 2 प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, दोनों में अंतर है। थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लीजिए। वैधिक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जब सर्वोच्च न्यायालय में
कोई भी मामला प्रस्तुत किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश निर्णय लेने के पहले, निर्णय देने के पहले उस कानून का हर दृष्टि से परीक्षण करते हैं। खुले दिमाग से वो लोग परीक्षण करते हैं कि कहीं यह प्राकृतिक कानून के विरुद्ध तो नहीं, कि यह कहीं किसी सदाचरण या सदाचार के विपरीत तो नहीं है। मतलब कि न्यायाधीशों के सोच का दायरा बहुत व्यापक हो जाता है। कहीं यह विवेक के विपरीत तो नहीं है, सदविवेक के विपरीत तो नहीं है। हर दृष्टि से न्यायाधीश उस पर विचार करने के बाद उस पर अपना अंतिम निर्णय सुनाता है। मतलब न्यायाधीशों की मनमानी की पूरी संभावना होती है। और इसलिए एक बार ह्यूजेस नाम का एक न्यायाधीश कहता है कि हम अमेरिकी संविधान के अधीन रहते हैं, लेकिन संविधान वह है जो न्यायाधीश करते हैं। हो गई मनमानी, न्यायाधीशों की निरंकुशता स्थापित हो गई। मतलब कि न्यायाधीशों के सोच का कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी सोच करके किसी कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं या किसी कानून को मान्य ठहरा सकते हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ न्यायाधीशों की न्यायपालिका की सर्वोच्चता को पूरी तरह से स्थापित कर देता है। न्यायाधीशों के मन का एक दूसरा सिद्धांत है इसी न्यायिक पुनर्विलोपन का, उसे कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कोई भी काम करने के पहले आप प्रक्रिया को पूरा करिए। हर काम करने की एक प्रक्रिया होती है और हर काम को करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई जाती है, नियम के अनुसार प्रक्रिया बनाई जाती है। उस प्रक्रिया का पालन करके लक्ष्य प्राप्त हो चाहे न हो, बात दूसरी, वो जरूरी नहीं है। लक्ष्य प्राप्त करना जरूरी नहीं है, प्रक्रिया का पालन करना, नियम का पालन करना जरूरी है। जैसे किसी अधिकारी को गिरफ्तार करने के पहले मान लीजिए नियम है कि उच्च अधिकारी से आप अनुमति लें, या मान लीजिए राज्यपाल से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन पुलिस पहुंच जाए, वह स्पष्ट देख रही है पुलिस कि वह गलत काम, अवैध काम कर रहा है, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि राज्यपाल को अनुमति पहले चाहिए। और यदि राज्यपाल ने अनुमति देने से मना कर दिया, वो लाख गलत काम करे, पुलिस उसको गिरफ्तार कर ही नहीं सकती। और जब गिरफ्तार नहीं कर सकती तो उसके विरुद्ध कोई मुकदमा भी दायर नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, हर चीज के लिए प्रक्रिया है। भारत में जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं, व्यवस्थाएं कानून के अंदर स्थापित की जाती है और उस कानून को, उस व्यवस्था को लागू करने के लिए फिर नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों का पालन होना आवश्यक है और जब तक नियम नहीं बनेगा तब तक कोई कानून लागू नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर प्रोसीजर को महत्व दिया जाता है, अमेरिका में विवेक को, सदविवेक को महत्व दिया जाता है। तो जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, कानूनी सलाहकार थे डॉक्टर B.N. राव। B.N. राव अमेरिका गए थे कि अमेरिका में जाकर उन्होंने पूरे संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि हम भारत में नए संविधान का निर्माण कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम संविधान में न्यायिक पुनर्विलोपन के सिद्धांत को सम्मिलित करें, आप हमें कुछ बताइए। तो अमेरिका के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने कहा था, मिस्टर राव, आप न्यायिक पुनर्विलोपन को सम्मिलित कर रहे हैं संविधान में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वैधिक प्रक्रिया को लागू मत करिए। आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लागू करिए। क्यों? क्योंकि वैधिक प्रक्रिया न्यायाधीशों को निरंकुश बना देती है, न्यायाधीश मनमानी करते हैं।
जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में न्यायाधीशों को मनमानी करने का ज्यादा अवसर नहीं मिल पाता। तो फिर भारत ने जापानी न्यायपालिका की शब्दावली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्वीकार किया गया। ये इसकी कहानी है। तो जब इतनी शक्तियों का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय करता है कि कांग्रेस और राष्ट्रपति परेशान हो जाते हैं कई बार। एक बार जैक्सन ने कहा था कि जॉन मार्शल ने ऐसा निर्णय लिया है, वह खुद जाकर लागू करके दिखाए। एक बार आइजनहावर ने कहा था कि मैं 1953 में आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने जीवन में सबसे बड़ी गलती ये की कि इस अर्ल वारेन नाम के व्यक्ति को मैंने मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। इतना परेशान हो जाते हैं। और स्वाभाविक है जब कांग्रेस के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर एक संगठन नियंत्रण स्थापित करता है तो स्वाभाविक लोग चिड़चिड़ाएंगे। लेकिन चिड़चिड़ाने का कुछ कारण और भी है। देखें कौन कौन से इसके दोष हैं या इसके आलोचना में कौन सी बातें कही जाती हैं। सबसे पहली चीज है युद्ध का कारण। ये ठोस कारण है, इसमें कोई मिलता है, इसमें कोई बट लेकिन किंतु बट परंतु अतः चूंकि इसमें दरअसल में कुछ नहीं है, सही कारण है। क्या युद्ध का कारण क्या था? हुआ ये कि अमेरिका में दास प्रथा प्रचलित थी। तो उत्तरी क्षेत्र, जैसे अपने भारत में उत्तरी भारत दक्षिणी भारत कहते हैं बोलचाल की भाषा में, वैसे ही उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र औद्योगिक प्रधान थे, दक्षिणी क्षेत्र कृषि प्रधान थे। और कृषि क्षेत्र में दासों की उपयोगिता ज्यादा होती है। तो दक्षिणी राज्यों में दास प्रथा ज्यादा प्रचलित थी, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में दास प्रथा कम प्रचलित थी। तो हुआ यह कि एक दास दक्षिणी क्षेत्र को छोड़ करके उत्तरी क्षेत्र में जाकर बस गया और अपने आप को दासता से मुक्त घोषित कर दिया। वह दास अपने आप को दासता से मुक्त घोषित कर दिया। अब मामला पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में इस पर विचार हुआ और विचार होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दास दास ही बना रहेगा, चाहे वह दक्षिण में रहे चाहे उत्तर में रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने 1857 में दास प्रथा के पक्ष में निर्णय लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि पूरा अमेरिका गृह युद्ध की आग में जल गया। उस समय 1861 में अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बन चुके थे। गृह युद्ध हुआ, एक देश आपस में लड़ रहे हैं लोग। लगभग 3 वर्षों तक, 2.5-3 वर्षों तक यह युद्ध चला, क्योंकि अमेरिका की संघ सरकार ने, जिसके मुखिया अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने दास प्रथा के विरुद्ध लड़ना स्वीकार किया और संघ सरकार ने युद्ध में विजय प्राप्त की और आखिरकार आगे चल करके फिर संविधान में संशोधन करके दास प्रथा को अमेरिका में अवैध घोषित किया गया। इस प्रकार से कहा जाता है कि अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय गृह युद्ध का सबसे बड़ा कारण है। गृह युद्ध की जिम्मेदारी तो सर्वोच्च न्यायालय को लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज, इसने इस शक्ति को हथिया लिया है, स्वाभाविक हत्या लिया है। आप स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकते हत्या लिया है, लेकिन संविधान स्पष्ट रूप से नहीं कहता कि अमेरिका के न्यायपालिका को न्याय पुनर्विलोकन का अधिकार होगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि न्यायाधीश का दायित्व है कि संविधान की रक्षा करे और संविधान की रक्षा करने के लिए उन कानूनों को अवैध घोषित किया जाना आवश्यक है जो संविधान के विपरीत है। तीसरी चीज रूढ़िवादिता, जो 1857 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, क्या था? रूढ़िवादिता थी। और ज्यादा उम्र हो जाने के बाद व्यक्ति में वो प्रगतिशील विचार उत्पन्न नहीं होते जो युवा लोगों में होते। अब यदि आप किसी न्यायाधीश को 80, 85, 90 साल तक आप न्यायाधीश के रूप में काम करने की छूट दे रहे हैं तो स्वाभाविक उसको रूढ़िवादिता तो आएगी। चौथी चीज, कांग्रेस का तीसरा सदन बन गया है। लास्की ने यह आलोचना की
लास्की कहता है सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तीसरा सदन बन गया है। मतलब कांग्रेस के दोनों सदन मिलकर के कोई कानून बनाए ये नहीं चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय उसका अंतिम फैसला करेगा, तब जाकर कोई कानून लागू होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय तीसरे सदन के रूप में काम करता है, और जहां कांग्रेस के दोनों सदन में मतभेद हो जाए तो उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से मतभेद होने पर कानून ही खत्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। फिर पांचवा है कांग्रेस में राष्ट्र के प्रतिनिधि बैठते हैं। ये तो केवल आलोचना में एक नंबर बढ़ाने वाली बात है। फिर कांग्रेस में यदि राष्ट्र के प्रतिनिधि बैठते हैं, लेकिन संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी तो उसकी है ना, सर्वोच्च न्यायालय की। लेकिन आलोचना तो आलोचना है, कांग्रेस में राष्ट्र के प्रतिनिधि बैठते हैं और पूरे देश की जनता को यह अधिकार है कि वह अच्छे कानूनों का निर्माण करे। और यदि मान लीजिए कांग्रेस के द्वारा कोई अच्छे कानून का निर्माण होता है, प्रगतिशील कानून का निर्माण होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह ऐसे कानून को अवैध घोषित कर देगा। एक गलत चीज है, अच्छी बात है। और अंतिम आलोचना है कांग्रेस और विधानमंडलों की स्थिति एक आश्रित की हो जाती है। आश्रित होने का मतलब क्या है? यदि मान लीजिए कांग्रेस ने कोई कानून बनाया, तो उसे या राज्य के विधानमंडलों ने कोई कानून बनाया, तो उन्हें हमेशा इस बात की आशंका होती है सर्वोच्च न्यायालय कहीं इसको अवैध घोषित नहीं कर देगा। तो उनके मन में हमेशा एक आश्रित रहने की मनोभावना स्थापित हो जाती है। ये इसकी मोटे तौर पर ये इसकी 6 आलोचना की जाती है। देखें जरा इसकी महत्वता। यदि सर्वोच्च न्यायालय की महत्ता या न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति की महत्ता यदि नहीं होती, तो सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध कुछ बात कहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसका मतलब है, क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहली बात, यह संविधान का रक्षक है। यदि मान लीजिए यह न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय ने हथियाया नहीं होता, या उसने इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया होता, तो 1789 का निर्मित संविधान आज नहीं बचता। ये 50 राज्यों के पैरों का फुटबॉल बन जाता। जिस प्रकार से फुटबॉल के खेल में दोनों प्रतिद्वंदी एक फुटबॉल को पैरों से लगातार मारते मारते ले जाते हैं, एक सामने एक आगे की ओर मारता है, दूसरा पीछे की ओर मारता है, यही स्थिति 50 राज्यों और संविधान और संघ सरकार के बीच हो जाती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की अभी तक रक्षा की है और उसको प्रतिद्वंदियों से बचाने का पूरा सफलतापूर्वक काम किया है। दूसरी चीज, इसको युगानुकूल बनाया। ये सबसे बड़ी योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है सर्वोच्च न्यायालय का, कि जब 1789 में संविधान बना था वह केवल सांचा बना था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने सीमेंट बना करके, सीमेंट रूप में काम करके उन सभी चीजों को जोड़ने का काम किया। इसी के तहत निहित शक्तियों के सिद्धांत को उसने प्रतिपादन किया है। निहित शक्तियां, जैसे मान लीजिए एक सरकार को शक्ति है शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा लिख दिया गया एक सूची में, तो शिक्षा के आसपास जो भी अन्य चीजें हैं उन सब का प्रावधान करना, व्यवस्था करना भी शिक्षा के अधीन आएगा। संविधान इसका विस्तृत विवरण जारी नहीं करेगा, लेकिन इसी के अंतर्गत एक अंडरस्टूड होता है, एक चीज छिपी हुई होती है। भाई हम जब शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं या शिक्षा देना, शिक्षा की जिम्मेदारी एक संगठन को दी जाती है, उसके अंतर्गत कोई कई अनुसांगिक विषय होते हैं, उन सब का काम भी उसको करना पड़ता है। और इस प्रकार से निहित शक्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन करके सर्वोच्च न्यायालय ने संघ सरकार की शक्तियों को बहुत व्यापक बनाया है। इसलिए संघ की शक्तियों में वृद्धि की है। संविधान की व्याख्या करने का काम सर्वोच्च न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय से बढ़कर कानूनों और संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करके संघ सरकार की शक्ति को बढ़ाया है और राज्य सरकारों की मनमानियों को उसने अंकुश लगाकर उसके नियंत्रण में लाया है।
और आखिरी चीज, कांग्रेस और राष्ट्रपति के मध्य संतुलन स्थापित किया है। मान लीजिए कांग्रेस और राष्ट्रपति के बीच टकराव होता है, रस्सा खींच होता है, तो इसका फैसला कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करता है। और सर्वोच्च न्यायालय शुद्ध विवेक के आधार पर किसी अपना फैसला सुनाता है। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो कांग्रेस और राष्ट्रपति के मध्य आए दिन झगड़े होते रहते, जिसका कोई अंत नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस की महत्वाकांक्षा को और राष्ट्रपति के निरंकुश होने की बात को उसने अपने नियंत्रण में रखा है। दोनों के बीच संतुलन पर उसने काम किया है। ये है अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय। इसी के साथ आज हमारी अमेरिका की यात्रा पूरी हुई और अगले दिन और कल चलेंगे फिर स्विट्जरलैंड की ओर, क्योंकि वहां पर भी जाकर के हमें संविधान का अध्ययन करना है। आपको धन्यवाद।